लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बनाए गए धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के बिल को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। कानून विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल के मसौदे को बुधवार को अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। शनिवार को राज्यपाल से बिल को मंजूरी मिलते ही ये प्रदेश में अध्यादेश के तौर पर लागू हो गया है। योगी सरकार के इस बिल का मकसद जबरन छलकपट या लालच देकर होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। राज्यपाल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे 6 महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा, जिसके बाद ये कानून रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलावा राज्यों में कथित लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके खिलाफ कानून बनने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मद्देनजर हरियाणा में भी राज्य सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाकर कानून का प्रारूप तैयार करने को कहा है। आपको बता दें कि लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में भी इस मसले पर कानून की तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भाजपा के केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। किसानों की आय 2 गुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन किसान कंगाल होते जा रहे हैं। धान खरीद को एक बड़ा घोटाला बताया। साथ ही लव जिहाद को लेकर लाए हुए अध्यादेश का भी उन्होंने विरोध किया और कहा कि किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सपा दफ्तर पर एक पीसी किया। पीसी के दौरान उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की आलोचना की, तो साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों का शोषण किया जा रहा है और धान खरीद में एक बड़ा घोटाला हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार वादा कर रही हैं, दावे कर रही हैं कि किसानों की आमदनी 2 गुनी की जाएगी, लेकिन किसान कंगाल होता जा रहा है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लव जिहाद को पर लाए हुए अध्यादेश का भी विरोध किया और कहा कि इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए था, ये व्यक्तिगत निजता का हनन है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर और लव जिहाद को लेकर लाए हुए अध्यादेश का विरोध किया है, लेकिन देखने वाली बात होती है कि समाजवादी पार्टी इसका कितना धरातल पर विरोध करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरे प्रदेशों में भी चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही मांग हो रही है। आज ओवैसी के गढ़ यानी कि हैदराबाद में मुख्यमंत्री की सभाएं हुई। योगी आदित्यनाथ ने सभाएं की, 4 सभाएं यहां पर आयोजित की गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर जमकर हमला बोला। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम चुनावों में चुनावी हुंकार भरी। यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी पर जमकर हमला बोला और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उनके विकास के कामकाजों के बारे में योगी आदित्यनाथ ने यहां की जनता को बताया और विकास की बात के साथ में ही हिंदू वोट बैंक को एक संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 सभाएं आज ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आयोजित हुई। अब 1 दिसंबर को यहां पर नगर निगम के चुनाव होने हैं। उससे पहले योगी की सभाओं से यहां एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता नजर आया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के गढ़ यानी कि हैदराबाद में हुंकार भरी। ये चुनावी हुंकार योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम चुनावों में भरी और यहाँ पर ओवैसी पर जमकर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। प्रदेश की कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पे विफल है। प्रदेश सरकार को भी कांग्रेस ने जमकर घेरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। बिहार चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का दावा फेल साबित हुआ है। चुनावी जनसभा में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन कहीं मास्क दिखाई नहीं दिया। सरकार कोविड को लेकर टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। श्रम कानून लागू करके श्रमिकों के अधिकारों का हनन किया गया है। अब किसान सड़कों पे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार और केंद्र में मोदी सरकार पूरी तरह से जन विरोधी नीतियों से काम कर रही है। कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सिंह सरकार को घेरा है।
बेरोजगारी से लेकर रोजगार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जमकर घेराव किया है। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले समय में त्रिवेंद्र सिंह सरकार को जनता सबक सिखाएगी, जिसमें नौजवानों की भूमिका अहम होगी। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ा 73,000 के पार जा चुका है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और बॉर्डरों पर अब जांच भी की जा रही है, जिससे कि राज्य में कोरोना का संक्रमण ना फैले। दिल्ली व अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश से पहले अपनी कोरोना की रिपोर्ट भी साथ लानी होगी, जिसके बाद उत्तराखंड में वह प्रवेश कर सकेंगे। जी हाँ, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफे को देखते हुए सरकार ने बॉर्डर पर सख्ती करते हुए जाँच करने की आदेश दिए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ही पुलिस के अधिकारी भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि जो भी लोग उत्तराखंड में बाहर से प्रवेश करेंगे उनके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी जांच के लिए बूथ बनाया गया है, जहां जांच रिपोर्ट सामान्य आने पर ही वह राज्य के अंदर एंट्री कर सकेंगे। इसके साथ ही बॉर्डर्स एरिया में तैनात पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह सतर्क रहें। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पुलिस भी काम कर रही है, जिससे बॉर्डर्स एरिया के अंदर कोई भी व्यक्ति बाहर का ना आ सके जो कोरोना से संक्रमित हो। कृषि बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान भी एकजुट हो गए। ये सारे किसान आज गाजियाबाद पहुंचे और यूपी गेट पर इन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। हालांकि वहां पर दिल्ली पुलिस ने इन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दी, जिसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली कूच का असर गाजियाबाद में भी देखने को मिला। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जमा किसानों ने आज दिल्ली में घुसने की कोशिश की। हालांकि वहां पर गाजियाबाद पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी और किसानों को रोकने के लिए बैरियर लगाए गए थे। हालांकि इस बैरियर को तोड़ते हुए एक बार भारतीय किसान यूनियन के लोग दिल्ली में घुस गए, लेकिन आगे उन्हें फिर से दिल्ली पुलिस द्वारा रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई थी। हालांकि जब भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों को दिल्ली में जाने से रोक दिया गया तो किसान यूपी गेट पर ही धरने पर बैठ गए। एक तरफ दिल्ली पुलिस उत्तराखंड और यूपी के किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दे रही है, तो दूसरी तरफ किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें एंट्री नहीं दी गई तो वो यहीं पर धरना देंगे तब तक जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं कर दी जाती। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना काल में जेल की तरफ से तमाम बंदियों को पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन जब बंदियों की पैरोल खत्म हो गई उसके बावजूद उसमें से 88 ऐसे बंदी हैं जो वापस जेल नहीं पहुंचे, जिससे जेल प्रशासन और आगरा पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा में पैरोल पर आए 88 बंदियों के लापता होने से हड़कंप मच गया है। सभी 88 बंदियों को जेल में हाजिर होना था। दरअसल सभी 88 बंदियों को पैरोल का टाइम खत्म हो गया था, उसके बाद भी बंदी जेल में हाजिर नहीं हुए। कोरोना की वजह से कई बंदियों को आगरा की जिला जेल से पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन 88 बंदियों का पैरोल का वक्त खत्म हो गया, उसके बावजूद भी जेल वापस नहीं आए। बंदियों के वापस न आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर बंदी अपराधी हैं। फिलहाल पुलिस ने लापता हुए 88 बंदियों की तलाश में कई टीमें बना दी हैं, जो जगह जगह दबिश देकर उनकी तलाश में जुटी हुई है। आगरा पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि जो 88 बंदी गैर हाजिर हैं, वापस जेल नहीं पहुंचे हैं, उसमें ज्यादातर अपराधी किस्म के बंदी हैं। फिलहाल पुलिस ने कई टीमें गठित करने के बाद इन 88 बंदियों की तलाश शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि 88 बंदी पुलिस की गिरफ्त में कब तक आएंगे। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर उस वक्त भीषण सड़क हादसा हो गया जब आगरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार इनोवा कार ओवरटेक करने के दौरान हाईवे पर चल रही एक बस में पीछे से जा घुसी। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक अभी भी घायल है। यह तस्वीरें नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे की हैं, जहां शनिवार सुबह उस वक्त भीषण सड़क हादसा हो गया जब आगरा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार इनोवा कार रोडवेज बस को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होते हुए रोडवेज बस के पीछे से जा घुसी। बताया जा रहा है रोडवेज बस के चालक ने अचानक हाईवे पर ब्रेक लगा दी थी, जिसके बाद इनोवा कार चालक कार पर कंट्रोल खो बैठा और हादसे का शिकार हो गया। मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल बताया जा रहा है, जो कि इलाहाबाद के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। सभी मृतक आगरा से वापस गाजियाबाद अपने घर लौट रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश।
16 वर्षीय किशोरी की निर्मम की हत्या का मामला प्रकाश में आया। यह सिकंदरपुर घटना थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का मामला है। यह घटना बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का है, जहां पे 16 वर्षीय किशोरी अपने खेत में साग खोट रही थी अपने सहेलियों के साथ। वहीं मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने जाकर धराधर हथियार से गर्दन पे कई वार किए, जिससे उसे मौत के घाट उतार दिया और वहीं शोर मचाने पे ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। हालांकि डीआईजी आजमगढ़ जोन सुभाष चंद्र दुबे ने इस घटना को क्रूरतम हत्या बताते हुए कहा कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। युवक साइकोलॉजी टाइप का अपराधी है, ऐसे में कठोरतम कार्रवाई करते हुए एनएसए सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरसात का मौसम गुजर चुका है, लेकिन हरदोई में अब भी गंगा का कहर जारी है। हरदोई के बिलग्राम तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले रघुवीरपुरवा गांव में इन दिनों भी गंगा का कहर देखने को मिल रहा है। यूं तो गंगा मोक्षदायिनी कही जाती है, लेकिन बिलग्राम तहसील क्षेत्र में एकाएक गंगा की धारा का रुख बदलने के चलते 12 से ज्यादा मकान गंगा की धार में समा चुके हैं। वहीं लोगों में दहशत का माहौल भी व्याप्त है। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं गंगा के द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसका आकलन भी कर रहा है। एक तरफ सर्दी का कहर है तो दूसरी तरफ गंगा का सितम है। ऐसे में लोगों के सामने मुसीबत का सबब बना हुआ है कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु मोक्षदायिनी मां गंगा में आस्था की डुबकी नहीं लगा सकेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने सुरक्षा के मद्देनजर गंगा स्नान पर रोक लगा दी है। इस बाबत डीजीपी अशोक कुमार ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं से कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान के लिए न आने की अपील की है। शासन की ओर से जारी आदेश के बावजूद श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान के लिए पहुँचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बरेली के कुलड़िया थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक टेंट व्यापारी के बेटे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली के कुलड़िया थाना क्षेत्र के गांव महमूदापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब टेंट कारोबारी के बेटे वकील अहमद ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक टेंट कारोबारी का बेटा वकील अहमद पड़ोस के गांव में टेंट लगाने के काम से गया था। फिर वहां क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक ने डिप्रेशन के चलते गोली मारकर आत्महत्या की है। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ घटना की सही जानकारी के लिए लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों का ये भी कहना है कि मृतक पड़ोस के गाँव में टेंट लगाने गया था, वहाँ क्या हुआ उन्हें नहीं पता। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। झांसी में कल सिविल लाइंस में एक महिला की हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर झांसी पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया। दरअसल पूरा मामला झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां कल सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। सवाल उठना लाजमी था क्योंकि जिस जगह पर महिला की हत्या हुई वो झांसी का सबसे पॉश एरिया माना जाता है और झांसी के कमिश्नर और जिला अधिकारी का आसपास आवास भी है। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर झांसी पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा कर दिया। खुलासे में जो मामला सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। हत्यारोपियों की माने तो दरअसल हत्यारोपी मृतक महिला से अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से महिला दबाव में थी और आए दिन परेशान रहती थी। कल सुबह जब महिला अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली थी तभी हत्यारोपियों ने प्री प्लान करते हुए महिला के साथ पहले मॉर्निंग वॉक की और जैसे ही महिला सुनसान इलाके में पहुंची उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। भले ही झांसी पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी से ज़्यादा पुलिस के सामने चुनौती है कि हत्यारोपियों को न्यायालय में जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग की छात्रा ने जहर खाकर जान देने का किया प्रयास। पीड़िता को परिजनों द्वारा नोएडा के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। स्कूल से घर लौटते वक्त गांव के 3 युवकों ने छेड़छाड़ की वारदात को दिया था अंजाम। आपको बता दें, पिसावा थाना इलाके के गांव नगरिया की 16 वर्षीय किशोरी रोजाना की तरह स्कूल पढ़ने जाती थी और स्कूल से वापस लौटते वक्त गांव के बाइक सवार 3 युवकों द्वारा छात्रा को खींचने का प्रयास किया। छात्रा के शोर की आवाज सुनकर राहगीरों ने छात्रा को बचाया और आरोपी पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए
मौके से फरार हो गए। पीड़िता लगातार थाना अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगा रही थी। न्याय नहीं मिला तो छात्रा द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया है। छात्रा के पिता का कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते थाना अध्यक्ष मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। एसपी देहात शुभम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामले में जांच पड़ताल चल रही है और आरोपियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मथुरा के थाना छाता कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर आज पनीर व्यापारी की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। मृतक के परिजनों ने छाता पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के परिवारजनों ने थाने का घेराव कर दिया तथा आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला मथुरा के थाना छाता कोतवाली इलाके के दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित केडी मेडिकल कॉलेज के पास का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने पनीर व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। टाटा सुमो में सवार नाजिर पुत्र हकीमुद्दीन निवासी पुन्हाना हरियाणा आगरा की ओर जा रहा था कि तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए और पुलिस जांच में जुट गई। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के परिजनों ने थाना कोसीकला पहुंचकर थाने का घेराव करते हुए पुलिस पर ही हत्या करने का आरोप लगा दिया, मगर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा समझाया बुझाए जाने के बाद एवं कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ही लोगों का आक्रोश शांत हुआ। वहीं मृतक के परिजनों ने छाता पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मृतक परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी गाड़ी को पुलिस ने रोका और बिना कहे सुने ही गोली मार दी। हमेशा विवादों में रहने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस अब खुद विवादों में घिरती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। जिले में घर में घुसकर पत्रकार को जलाकर मार दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना में पत्रकार के साथ घर में मौजूद उसके दोस्त की भी जलकर मौत हो गई है। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के कलवारी गांव का है, जहां देर रात पत्रकार व उसके साथी को घर में जिंदा जला दिया गया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद दरवाजे पर ताला लगाकर भाग गए, जिसमें व्यक्ति पिंटू की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्रकार राकेश सिंह निर्भीस को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया, जहाँ सुबह उसने भी दम तोड़ दिया। पत्रकार के मौत की खबर से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। डीएम कृष्णा करुणेश, एसपी देवरंजन वर्मा ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। साथ ही पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी देवरंजन वर्मा ने बताया कि और अभी अन्य कई और संदिग्ध भी हैं जिनसे पूछताछ की जानी बाकी है। संपत्ति की खातिर बाबा की हत्या करने वाले नाथियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व संपत्ति की खातिर नाथियों ने बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला फिरोजाबाद के थाना शुकावा क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी का है, जहां पर 24 नवंबर को राजपाल चौहान के नातियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल ये दोनों इस वजह से गुस्साए थे कि बाबा ने अपने छोटे बेटे के बच्चों के नाम संपत्ति कर दी थी। गुस्साए मोनू और गोपाल ने अपने बाबा राजपाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूरा मामला फिरोजाबाद के शुकावा थाना क्षेत्र का था, जहां पर प्रोफेसर द्वारा अपने छोटे बेटे के पुत्रों को संपत्ति देने के बाद बड़े बेटे के पुत्र गुस्सा गए और गुस्सा होने के बाद बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपीएसटीएफ ने आज एक फर्जी शिक्षक को बीएससी ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया, जो काफी दिनों से इस विभाग की आंखों में झूल ढोककर सरकारी नौकरी कर रहा था। जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, तब से एक के बाद एक फर्जी नौकरी के मामले खुलते जा रहे हैं। आज भी बीएसए ने एक ऐसे शिक्षक सूरज कुमार उपाध्याय को बर्खास्त कर दिया, जो दूसरे के शैक्षिक अभिलेखों पर नौकरी कर रहा था। इस शिक्षक के खिलाफ महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे। बर्खास्ती तो ठीक है, लेकिन 9 साल तक के बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी की गवर्नमेंट आई और चली गई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 9 साल बाद नौकरी कर चुके सूरज कुमार उपाध्याय वेतन की रिकवरी कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है।